मैंने जो अभी आपको टेस्टिंग के बारे में इतना डिटेल में पूछा, उसका रीज़न एक ये है कि कहीं ना कहीं पिछले 10 दिन में जो रिपोर्ट्स आए हैं और जो न्यूज़ में दिखाया गया है कि भाई गुजरात में टेस्टिंग कंपेयर टू अदर स्टेट्स कम हो रही है। और ऐसा भी रिपोर्ट्स आया है कि कई लोग सामने से जाके अपने पैसों से टेस्टिंग करवाना चाह रहे हैं, फिर भी वो लोग अलाउ नहीं कर रहे, या आगे से मंजूरी नहीं मिल रही है प्राइवेट डॉक्टर्स को। तो इस टाइप की स्ट्रेटजी पे आपके थॉट्स क्या है? उसके अलावा अगर डेटा भी देखें आप, जो भी है पिछले 2-3 महीने का, अगर उसको भी स्टडीज करें हम लोग, तो वो भी सब यही बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं गुजरात गवर्नमेंट ने टेस्टिंग पे इतना इतना काम नहीं किया जितना दूसरे स्टेट्स ने किया है। तो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, अब तक क्या था कि गुजरात में गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि प्राइवेट लैब को हमें टेस्टिंग अलाउड नहीं था। अच्छा। जबकि बाहर के स्टेट्स में आप देखें तो वहाँ पे प्राइवेट टेस्ट जो लेबोरेटरीज है उनको भी इंक्लूड कर लिया गया था फॉर हम्म। टेस्टिंग प्रोसीजर। ओके। एक और फैक्टर ये है कि गुजरात में मेडिकल कॉलेजेस जो कहते हैं हम्म। टेस्ट, वो कंपेयर टू महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु वो कम है। अच्छा। और ये ऐसा नहीं है कि पीसीआर के लिए आप रातों रात रिसोर्सेज खड़े कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं लेबोरेटरीज के, जो बायो हम्म। सेफ्टी लेवल बोलते हैं। BSL 4 लेवल की लेबोरेटरी चाहिए अच्छा। ये सैंपल हैंडल करने के लिए, ओके। ताकि वो इन्फेक्शन जो भी है उसको कंटेन कर सके, वो फैले ना। तो बायो हम्म। सेफ्टी लेवल होता है। तो वो भी ज़्यादा तो हाँ, इम्पोर्टेंट है। तो लेवल 4 की लेबोरेटरी चाहिए उसके लिए। तो वो रिसोर्सेज ऐसे रातों रात तो हम खड़े कर नहीं सकते। हम्म। तो उसकी वजह से भी वो गुजरात में बोल सकते हैं कि कम टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि हमारे पास लैब कम है। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये भी तो देखा जाए तो प्रॉब्लम ही है, क्योंकि आपने गुजरात एक मॉडल कहला जाता है, गुजरात मॉडल जब सक्सेस की बात करते हैं तो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स कम हैं या लैब्स कम हैं। वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शायद हमारी गवर्नमेंट ने बेसिक चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया है। हाँ, मतलब बोल सकते हैं कि पास्ट में अगर जो पहले से जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, वो पहले से, या नंबर ऑफ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हम्म। वो पहले से अगर बड़ा होता, हम्म। तो शायद हमारी टेस्टिंग कैपेसिटीज अभी ज़्यादा होती, नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी हम्म। ज़्यादा होते टू हम्म। हैंडल दिस सिचुएशन। सवाल खड़े होने का कारण ये भी है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, आईसीएमआर वगैरह के जो स्टेटमेंट आते हैं, उसमें आईसीएमआर ने बोला है कि भाई हम लोगों ने टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई है। जो पहले मार्च अप्रैल में थे उसकी जगह अब वो लोग कंट्री में एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर डेटा स्टडी करा जाए अपने, तो बाकी स्टेट्स के डेटा ये शो भी कर रहा है कि अगर मैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, जो ये और गुजरात, ये 5 जो स्टेट्स है जहाँ पे अभी टॉप 5 नंबर्स है, सबसे ज़्यादा केसेस है, तो आप देखोगे तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान की जो फर्स्ट लॉकडाउन में एवरेज टेस्टिंग पर डे हो रहा था, वो करीब करीब 2,000-3,000 के करीब था। उसको बढ़ाते हुए उन्होंने सेकेंड लॉकडाउन में उसकी एवरेज 6,000, थर्ड लॉकडाउन में 8,000, और अब फोर्थ लॉकडाउन तक उन्होंने 10,000, 12,000 तक का एवरेज टेस्टिंग किया है। पर जब यही नंबर्स हम दिल्ली और गुजरात के लिए देखते हैं, तो उन्होंने 2,500, 2,000 से अब तक 5,000 तक पहुँचे, अब जाके वो 6,000 कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। अगर दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली का पॉपुलेशन कम है, तो उनके उनकी एक फिगर पॉजिटिव ये है कि भाई टेस्ट पर मिलियन उनके सबसे ज़्यादा दिखेंगे, जो 10,000 प्लस होते हैं। अगर हर एक क्राइटेरिया देखो तो गुजरात का नंबर हमेशा लास्ट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को ऐसा ही लगेगा कि भाई टेस्टिंग सही नहीं हो रही है। वैसे मैंने जैसे बोला कि ये नंबर ऑफ टेस्टिंग आप रातों रात तो बढ़ा नहीं सकते। हम्म। तो अभी जितने भी आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, तो आप उनका सैंपलिंग टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसके हिसाब से जितने भी पेशेंट आते होंगे उसके हिसाब से वो कर रहे होंगे। मेरा ऐसा मानना है, हम्म। मुझे ऐसा लगता है। ओके। मतलब ऐसा कह नहीं सकते कि उसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है। एग्जैक्ट रीज़न तो हमें कैसे पता होगा, वो तो पूरी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी होती है। हम्म। अगर उसके सामने ये तो चलो डेटा की वो साइड है जो हमें नेगेटिव दिख रही है, दूसरी सामने डेटा की पॉजिटिव साइड ये भी है कि पिछले 10-15 दिन में अचानक से मोर्टालिटी रेट काफ़ी कम हो चुकी है, और अपनी रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 60% जितनी पहुंच गई है। सो ये सडन इतना चेंज आ जाना, वो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होता।
अब उसमें भी ऐसी फिशी फीलिंग आती है कि कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है, ये सच में डेटा क्या सही तरीके से दिखाया जा रहा है या फिर सिर्फ इकोनॉमी रीओपन करने के लिए लोगों को एक ऐसा हवा दे रहे हैं कि भाई सब ठीक है. सो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट? देखो, रिकवरी रेट की बात करें तो द नंबर ऑफ रिकवरी रेट हैज गॉन अप बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द न्यू डिस्चार्ज क्राइटेरिया, द अच्छा. गाइडलाइंस गिवन बाय आईसीएमआर. ओके. उसमें बोला गया है कि अगर किसी पेशेंट को 3 दिन तक कोई सिम्टम नहीं है, फीवर नहीं आ रहा है और वो अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मली मेंटेन कर रहा है, तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं. उसको होम आइसोलेशन में रहना होगा. राइट. पहले ये था कि अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है फिर भी उसका सैंपल अगर टेस्टिंग में पॉजिटिव आता है तो आपको वहाँ उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते. कंटिन्यूस 2 सैंपल नेगेटिव आना जरूरी है बिफोर डिस्चार्ज. ये पहले का क्राइटेरिया था. अच्छा. तो वो चेंज हुआ है और मेरे हिसाब से वो सही भी है, क्योंकि अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है और आप अगर उसको हॉस्पिटलाइज रखते हैं तो सिर्फ बर्डन बढ़ता है हॉस्पिटल का पे. और नंबर ऑफ बेड अवेलेबल कम हो जाते हैं. जी जी जी. क्योंकि नए केस तो आ रहे हैं हमारे पास, अगर उतने बेड खाली नहीं होंगे तो हम नए पेशेंट को कैसे अकोमोडेट करेंगे. तो ये एक बात ये है. और मोर्टालिटी रेट कम होने का कारण एक ये भी है कि पहले क्या था कि शुरुआत में पेशेंट बहुत देर से प्रेजेंट होते थे. शुरुआत में इग्नोर करते थे, थोड़ी मामूली सी तकलीफ है तो, पर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तब आते थे. तो तब तक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुके होते थे, तो उसकी वजह से मोर्टालिटी रेट बढ़ रहा है. अब ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गए, ज़्यादा थोड़े अवेयर हुए हैं, शुरुआत से ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं. तो उसकी वजह से जल्दी ट्रीटमेंट मिलने की वजह से, और जैसे कि दूसरे हॉस्पिटल भी एक्वायर किए हैं गवर्नमेंट ने अभी. राइट. जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी है, तो उसकी वजह से भी मोर्टालिटी कम हुई है. ओके. और शायद जो शुरू में जो केस आए थे वो लोग अब ठीक होके जा रहे होंगे. हाँ, वो रिकवर होके घर भी है. वो भी एक रीज़न हो सकता है.